नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब नीट में पेपर लीक का मामला सामने आया था और नीट की परीक्षाएं कैंसिल हुई थीं, तब भी मैंने कहा था कि मैं परीक्षा की पूरी प्रणाली पे कुछ बात करना चाहता हूं। अब मैं लगातार खबरें देख रहा हूं कि तरह तरह के इम्तिहान सीबीएसई के नतीजे आए। उन नतीजों से बच्चे बड़े परेशान हैं। उनको लग रहा है जो जवाब उन्होंने दिए थे उसके हिसाब से जो नंबर मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे हैं। कई शिक्षकों की शिकायत है कि कॉपियां जांचने में बड़ी हड़बड़ी हुई है। कई गट्ठर तो कॉपियों के खोले देंगे, एक आरोप किसी ने यह भी लगाया। खैर, इन आरोपों को हम बहुत नजरअंदाज कर दें क्योंकि एकाध ऐसे आरोप होंगे, लेकिन जो पूरी कंप्यूटर आधारित प्रणाली है मूल्यांकन की, क्या वो छात्रों के साथ न्याय कर पा रही है? हो सकता है मंत्रालय का काम वो घटा रही हो सकता है समय को कुछ सिकोड़ रही हो। जैसे सीबीएसई ने इस बात पे अपनी पीठ थपथपाई कि नतीजे जल्दी आ गए, लेकिन मूल्यांकन के लिए जो अभी तक पुनर्मूल्यांकन की अर्जियां डालने की जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, वो पा रहे हैं कि पूरी तकनीक उनके विरुद्ध खड़ी है। वो पैसे जमा कर रहे हैं, उनके दो दो बार पैसे कट जा रहे हैं, उनकी मूल्यांकन पुस्तिका नहीं आ रही है। ये एक ऐसी थका देने वाली लंबी प्रक्रिया है कि अंततः ज्यादातर बच्चे इसे छोड़ देंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। तो आज मैं 3 ऐसे मुद्दों की बात करना चाहता हूं परीक्षा और शिक्षा से जुड़ी, जो लगता है कि जिनका हल किए बिना हम शायद अपनी समस्या दूर नहीं कर सकेंगे शिक्षा के मामले में। पहली बात तो ये कि जो अत्यधिक केंद्रीकरण है ये बहुत खतरनाक है। इसके चलते तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक की गुंजाइश भी बढ़ रही है। तरह तरह की दूसरी बेईमानियों का अंदेशा भी बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि क्या ही अच्छा होता कि आप तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज को, विश्वविद्यालयों को, दूसरे संस्थानों को एक स्वायत्तता देते। उस स्वायत्तता पे आप निगरानी रखते, एक तंत्र आपका होता जो पहले था यूजीसी जैसा, जिसको आप भंग करने जा रहे हैं या शायद कर चुके होंगे अब तक। तो एक तंत्र होता जो उनकी स्वायत्तता और उनकी गुणवत्ता, उनकी स्तरीयता पे निगरानी रखता। लेकिन जो केंद्रीकृत व्यवस्था है परीक्षा की, चाहे वो सीयूटी की हो, चाहे सीबीएसई की हो, चाहे वो नीट की हो, इन सब ने कुल मिलाकर शिक्षा का भी कबाड़ा किया है, परीक्षा का भी कबाड़ा किया है, बच्चों के साथ अन्याय किया है। इसके साथ जो जुड़ी दूसरी चीजें हैं कि शिक्षा का पैटर्न आप ऐसा बना चुके हैं कि अब वो कोचिंग पे निर्भर है। वही बच्चे कामयाब होंगे, वही बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल क्लियर करेंगे जो अच्छी कोचिंग लेंगे। और अच्छी कोचिंग मतलब अपने शहर छोड़ के कोटा या दूसरी जगहों पे जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो लाखों की रकम लेते हैं, आप उनके बीच जाएंगे तो आपकी पढ़ाई होगी और शायद आप उन खुशकिस्मत लोगों में होंगे जो प्रतियोगिता निकाल लेंगे। तो एक समस्या तो इस केंद्रीकरण की है जिसने तमाम छात्रों के सामने, तमाम परीक्षाओं के सामने, अभी मैं देख रहा हूं कि सीयूटी विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए 12वीं पास करके, 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको फिर से एक टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है और उसकी भी कोचिंग शुरू हो गई है। ये बिल्कुल तमाशा है एजुकेशन के नाम पे। ये सीयूटी बंद होना चाहिए। और इसने जो सबसे बुरा काम किया है, इसकी पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। मुझे याद है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले मेरी एक बच्ची को दाखिला लेना था। सीयूटी के तहत उसने इम्तिहान दिए। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि कट ऑफ कितना है, कब उसका नंबर आएगा कि भी नहीं आएगा, क्योंकि सीयूटी के तहत रिजल्ट जो है सिर्फ आपके कंप्यूटर पे, आपकी स्क्रीन पे खुल रहा है, आपके रोल नंबर पे। आप बाकी नतीजे नहीं देख सकते हैं, कोई कट ऑफ नहीं देख सकते हैं। आप दोस्तों से पता करते रहिए कि तुम्हारा क्या हुआ, कब हुआ। तो आप 12वीं में एडमिशन के लिए भी आप
एग्जाम ले रहे हैं और उसके लिए भी, और बिल्कुल अखिल भारतीय एग्जाम ले रहे हैं और उसके लिए भी कोचिंग शुरू हो गई। सीबीएसई के इम्तहान आप पहले से लेते रहे, सीबीएसई अपना लेती रही, उसको भी आपने केंद्रीय परीक्षा के दायरे में ला दिया, वो भी संभव नहीं हुई। बहुत सारी प्रतियोगिताओं को आप लाते जा रहे हैं। तो इस केंद्रीकरण के बुखार से मुक्ति जरूरी है। दूसरी बात, पहली बात केंद्रीकरण, दूसरी बात तकनीक के प्रति अतिरिक्त आकर्षण और उस पर निर्भरता। पढ़ाई लिखाई बहुत ही गंभीर मसला है बच्चों के लिए। उनका एक एक साल नहीं, एक एक दिन बेशकीमती होता है। और हमने देखा है कि कोविड के दौर में जब हम मजबूर हुए थे कि पढ़ाई को कक्षाओं से बाहर निकालकर अपने घरों तक ले आए और डिजिटल माध्यम से पढ़ाई लगे करें, ऑनलाइन कक्षाएं ले, तब भी हमने पाया कि जो डिजिटल डिवाइड है वो बहुत बड़ी है। और उसके चलते जो संपन्न घरों के, जो बड़े शहरों के केंद्रीय कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, उनको तो सहूलियत हो जा रही है, लेकिन गरीब बच्चों के, जो दूर दराज के रहने वाले बच्चे हैं, उनको सहूलियत नहीं हो रही। उनके लिए ये फासला बड़ा होता जा रहा है। आप कहेंगे कैसा तर्क है, हर बात पे आप गरीबी और तकनीक पे पिछड़ेपन को ले आते हैं। आखिर नई तकनीक इसी तरह तो इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन आपकी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इस तकनीक को लागू करने से पहले उसे सब तक पहुंचाएं। अगर वो सब तक नहीं पहुंचती है तो इतना घोर तकनीकीकरण असल में एक तरह का अपराध है। जो पूरी की पूरी ऑनलाइन परीक्षाओं का सिस्टम है, आप केंद्रीकरण की मजबूरी है कि वो तकनीक की ओर बढ़े, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे आप इम्तहान कराने निकलते हैं, उसके लिए आपको उतने ही साधन चाहिए होते हैं। उन साधनों को कम करने में तकनीक, कंप्यूटर, ऑनलाइन परीक्षाएं आपकी मदद करती हैं। तो आपको लगता है कि यही रास्ता है, तो आप पहले तो केंद्रीकरण पे अपनी निर्भरता कम कीजिए, संस्थानों को स्वायत्तता दीजिए। दूसरा काम ये कीजिए कि तकनीक पे भी अपनी निर्भरता घटाइए। यानी जब तक तकनीक सर्वसुलभ नहीं हो जाती है, शिक्षा जैसे मामले में उसका प्रवेश अपरिहार्यतः बना दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा और मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जो सबसे जरूरी है, वो 12th तक हम लोग परीक्षा को पता नहीं शिक्षा की सबसे अनिवार्य कड़ी मान बैठे हैं, जबकि परीक्षा असल में शिक्षा की सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी सीमा के रूप में उभर के आई है। हमारे लिए पढ़ाई का मतलब बस परीक्षा देना रह गया है। हम कोई कविता पढ़ते हैं इसलिए कि इम्तहान में सवाल आएंगे, हम कोई गणित का समीकरण हल करते हैं इसलिए कि इम्तहान में सवाल आएंगे, भूगोल और इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि इम्तहान में सवाल आएंगे। और उसके बाद जब सवालों के जवाब हम दे चुके होते हैं तो हम उन विषयों को भूलने लगते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ने का मकसद सीखना नहीं रह गया है, दिए हुए सवालों के जवाब देना रह गया है। परीक्षा के, शिक्षा के क्षेत्र के सारे भ्रष्टाचार परीक्षा से शुरू होते हैं, परीक्षा पे खत्म होते हैं। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो पूरा कारोबार है, वो इन्हीं के बल पे चलता है। ये जो ट्यूशन का पूरा कारोबार है, ये अच्छे और बुरे का फर्क जो है, हालांकि जिस तरह परीक्षा हमारे जीवन में, हमारी शिक्षा पद्धति में बद्धमूल हो गई है, उसके बाद ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई परीक्षा नहीं हो तो अच्छे और बुरे छात्र का अंतर आप कैसे करेंगे। मेरा सवाल है कि अच्छा और बुरा छात्र होता क्या है? सब पढ़ते हैं, सबके पास योग्यता होती है, आप उनको अवसर देते हैं, आप उनको मौके बराबरी के देते हैं, तो सब आपको एक जैसे छात्र मिलेंगे। दूसरी बात ये कि स्कूलों में आप पहली, दूसरी, तीसरी शिक्षकों पे छोड़ दें कि वो बच्चों पे, नर्सरी की पढ़ाई बच्चे ने पूरी कर ली, कोई फर्स्ट नहीं आया, कोई फेल नहीं हुआ, ये गारंटी शिक्षक दे कि बच्चों ने नर्सरी तक की शिक्षा हासिल कर ली। बाकी शिक्षक पहले की, दूसरे की, तीसरे की, इस तरह 12th तक हर विषय का शिक्षक अपने बच्चों के लिए प्रमाणित करे कि हाँ उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है। 12वीं तक जो पढ़ाई होनी चाहिए, जितना इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र आना चाहिए, उतना इन बच्चों ने सीख लिया है। इम्तहान की जरूरत कब पड़ती है? जब आप कुछ को छांटना चाहते हैं। इम्तहान करते क्या है कि
कुछ को आप मेडिकल से बाहर करते हैं, कुछ को आप इंजीनियरिंग से बाहर करते हैं। आप कहेंगे सबके सबको तो डॉक्टर बना नहीं सकते हैं, लेकिन इस देश में डॉक्टरों की भी कमी है। और आप अगर मेडिकल के इतने संस्थान खोलना चाहते हैं, जितने बच्चों को आप लेना चाहते हैं, तो आपको उनको बढ़ाना होगा, सबको और ज्यादा मौके देने होंगे। कई बच्चे अलग अलग अनुशासनों में जाएंगे। तो ये जो परीक्षा का पूरा सिद्धांत है, बल्कि बहुत उच्च शिक्षा पे आप इम्तिहान को ऑप्शनल रख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो इम्तिहान देना चाहें दें, लेकिन पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को परीक्षा सिर के बल खड़ा कर देती है। वो पढ़ाई का मकसद ही खत्म कर देती है। हालांकि पढ़ाई का मकसद खत्म करने के और भी तरीके हमने अपना लिए हैं। जैसे हमने मान लिया है कि पढ़ाई नौकरी के लिए है, अच्छी पढ़ाई वो जो अच्छी नौकरी दिला सके, और अच्छी नौकरी वो जो अच्छे पैसे दिला सके। हमारी अभिरुचियां, हमारे रुझान, इन सब का कोई मतलब नहीं है। हम पेंटर हो सकते हैं, हम सिंगर हो सकते हैं, हम क्रिकेटर हो सकते हैं, हम डिजाइनर हो सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं होना चाहते हैं। हम इंजीनियर होना चाहते हैं क्योंकि नौकरी मिल जाएगी। बेहद जरूरी चीज है आर्थिक सुरक्षा, ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन तमाम क्षेत्रों में इसके स्कोप निकाले जाने चाहिए। और इम्तहानों को, अगर परीक्षाओं को शिक्षा से दूर रखने की कोई प्रविधि हम विकसित कर सकें, तो शायद हम अपनी शिक्षा को और अपने बच्चों को ज्यादा बेहतर हाल में पाएंगे। तो ये तीन बुराइयां, केंद्रीकरण, अतिरिक्त तकनीकीकरण और ये परीक्षा का अपने आप, परीक्षा पे अपने आप पूरी हमारी निर्भरता, इन तीन को खत्म किए बिना शिक्षा के सुधार पर बहुत आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। आप सरकार से इसकी उम्मीद असल में कर भी नहीं सकते हैं कि इतनी दूर तक जाएगी। ऐसी क्रांतिकारी परियोजना के लिए जितना सांस्कृतिक साहस जो समझ से पैदा होता है वो चाहिए, वो इन सरकारों में है ही नहीं। मोदी जी भले महीने की में एक बार मन की बात कर लें और बच्चों को परीक्षा के पहले युक्तियां बताएं कि कैसे नर्वस ना हो वो, लेकिन शिक्षा को लेकर कोई बड़ी सोच, उसको बदलने का कोई बड़ा सपना उनके पास नहीं है। तो उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र राय के पास क्या होगा, और उन अफसरों के पास क्या होगा जो अक्सर मंत्रियों का मुंह जो होते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली एक भयानक यथास्थितिवाद की गिरफ्त में है, जिसको तोड़ने के लिए और ज्यादा बुरे उपक्रम किए जा रहे हैं। ये नीट बताता है, ये CUET बताती है, ये CBSE के नाम पर इन दिनों चल रहा घालमेल बताता है। शुक्रिया।